हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता है आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में बाबू मेरे क्या होता था, आप सबको पता है कि प्रकाश जिस इधर से अगर एक माध्यम से जा रही है तो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी दिशा में लौट जाती थी। लेकिन अपवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अपवर्तन में प्रकाश तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, लेकिन वो क्या होगी, अपनी वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी। यानी वो अपना एक्चुअल पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इस घटना को हम लोग कह देंगे अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अपवर्तन कहेंगे। तो इन बातों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बाबू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके ना मेरे दोस्त। हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, उतना ही खुशी होगी आपको भी, उतना ही खुशी होगी हमें भी। ओके ना। तो चलिए मेरे दोस्त, तो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बाबू, चैप्टर का नाम है, सीधा सीधा आप जानते हो। ये महोदय क्या कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, वेट फॉर प्रोग्राम, है ना। ये महोदय थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं क्योंकि स्लाइड जो है ना, इतने सारे स्लाइड्स इसमें हैं कि ये हैंग करेंगे। चलिए तो अब चैप्टर शुरू करते हैं बाबू मेरे। चैप्टर का नाम क्या है बाबू, चैप्टर का नाम जो है ना प्रकाश का अपवर्तन है। यहां देखिएगा मैंने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अपने एक्चुअल पथ से विचलित हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये महोदय यहां से किधर जाने वाले हैं, ये महोदय यहां से इधर जाने वाले थे, देख रहे हैं ना। लेकिन ये विचलित हो गए हैं इधर की तरफ, ये विचलित हो गए इधर की तरफ, यानी ये अपने एक्चुअल पथ को छोड़ चुके हैं। मतलब ये कि ये माध्यम बदल रहा है, माध्यम यहां से बदल रहा है। अब जैसे माध्यम बदलेगा तो ये अपना पथ विचलित करेगा, ये अपना पथ विचलित करेगा। अब ये इसका विचलन जो है बाबू मेरे, दो चीजों पर निर्भर करेगा। एक तो माध्यम की सघनता, माध्यम कितना सघन है, माध्यम कितना विरल है। अगर मान लो ये वायु है मेरे दोस्त, तो वायु को हम मान लेते हैं अगर थोड़ा देर के लिए विरल मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं सघन। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, है ना, इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सघन कहने के दो माध्यमों की तुलना करने के पश्चात अगर हम पाते हैं कि भाई एक माध्यम दूसरे माध्यम से क्या होता है, सघन होता है, उसकी घनत्व तो क्या होती है, ज्यादा होती है, तो हम उसको सघन माध्यम कह देते हैं। और एक को उसमें विरल कह देंगे, एक की अपेक्षा दूसरे को विरल कह देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मान लो वायु है और कांच है, तो कांच की ये घनत्व तो क्या है, ज्यादा है अपना, ये वायु की घनत्व तो क्या है, वायु का घनत्व तो कम है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि एक विरल हो गया, एक क्या हो गया, सघन हो गया। अब इस माध्यम पर ये डिपेंड करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा। दूसरा बात यहां पर ये होता है कि लाइट के स्पीड की बात हो जाएगी, लाइट के स्पीड की बात हो जाएगी। अब विरल माध्यम में लाइट का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। विरल कहने का मतलब जिसका घनत्व तो कम हो, जिसकी डेंसिटी कम हो, तो उस माध्यम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। और जिस माध्यम में प्रवेश करेगा अगर मान लो वो सघन होगा तो उसमें स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो इन दोनों बातों पे इसे प्रकाश की किरण का विचलन देखा जा सकता है और इसी पर यह निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर बात यहां पर यह है बाबू मेरे कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करेगी, लेकिन इसमें यह भी देखना है कि वो प्रकाश की किरण कैसे प्रवेश कर रही है, तिरछा, सीधा प्रवेश करेगी बाबू मेरे। अगर मान लो कि ये सीधा करेगी, नॉर्मल के अनुदिश अगर प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो ये किसी प्रकार का कोई विचलन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्रकाश की किरण यहां से प्रवेश करती है मेरे दोस्त, तो इसमें किसी प्रकार का अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का विचलन देखने को नहीं मिलेगा। बस यहां पर यह देखना होगा कि आपके प्रकाश की किरण तिरछा प्रवेश कर रही है किसी माध्यम में, तभी विचलन देखने को मिलेगा, तब वहां पर घटना घटित होगी और उस घटना को हम अपवर्तन कहेंगे। क्लियर ना। तो अपवर्तन की बातें समझ में आ गई। यानी यहां पर बात यह है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात जब प्रकाश अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, अपवर्तन कह देते हैं। तो अपवर्तन वाला मामला क्लियर हो गया। अब जरा यहां पर देखिएगा, अपवर्तन के कुछ दैनिक जीवन में हम लोग घटना देख सकते हैं। कुछ दैनिक जीवन में घटनाएं जो है ना वो घटती है और हम लोग देखते हैं। दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं घटती है और हम लोग आराम से देखते भी हैं। तो जैसे देखा जाए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल जो है ना क्या होता है, वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ महसूस होता है। अब ये स्विमिंग पूल तो आप लोग नहीं, हालांकि सब कोई फिल्मों में देखा होगा, फिर किसी के घर होगा भी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः पोखर झील तो सबने देखा होगा।
चलो नहर तो सबने देखा होगा, जब नहर में पानी बाबू मेरे नहीं आता है बाहर से और उसमें कुछ पानी जो है ना वो शिथिल हो जाता है एकदम, तो आप देखोगे उसका पूरा डस्ट जाकर ये क्या तल में बैठ जाता है और आप देखोगे इतना साफ पानी वो दिखता है। और साफ पानी दिखने के दरमियान आप ये देखोगे कि उसका तल जो है ना ऊपर नीचे से ऊपर उठा हुआ महसूस होता है और आपको लगेगा कि ये तालाब जो है ना गहरा नहीं है, हम इसमें प्रवेश करते हैं और वहां पे जैसे प्रवेश करोगे आप जाओगे गच्चा खाने नीचे, ठीक ना, आप डूब जाओगे। तो वहां पर यह प्रतीत होता है कि भाई कि ये गहरा नहीं है, लेकिन अंदर घुसने के बाद पता चलता कि हम उसमें डूब गए। तो ये क्या है, ये अपवर्तन का एक उदाहरण है मेरे दोस्त। दूसरा अगर देखा जाए तो पानी में अगर आप एक पेंसिल को डुबा दो, पानी में अगर आप एक पेंसिल को डुबा दो, तो जैसे पानी में आप एक पेंसिल को डुबाते हो तो उस कंडीशन में क्या बनता है बाबू मेरे, तो आप देखोगे टेढ़ा प्रतिबिंब आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेंसिल हमने यहाँ पे पानी में रखा है, देखो यहाँ पर बाबू मेरे ये है, यहाँ पे टेढ़ा हो गया है पेंसिल, यानी ये टेढ़ा हो गया है। तो अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, ये भी एक अपवर्तन का उदाहरण ही है। साथ ही साथ अगर कांच के गिलास में अगर नींबू को आप रखते हो, कांच के गिलास में नींबू को रखते हो पानी के साथ, तो आपको नींबू कैसा प्रतीत होगा मेरे दोस्त, बड़े आकार का प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा, बड़े आकार का प्रतीत होगा। ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको हम लोग देखते भी हैं। देन अगर देखा जाए कागज पर अगर लिखे शब्द को अगर ग्लास की स्लैब के नीचे रख दिया जाए तो वो शब्द ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं जो सीधे सीधे अपवर्तन के उदाहरण हैं, जो सीधे सीधे अपवर्तन के उदाहरण है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपवर्तन के कुछ उदाहरण बताइए, तो आप ये उदाहरण चिपका देना, ये उदाहरण सीधे चिपका देना। लो मैंने बता दिया, अब ये चिपका देना आराम से, बस बातें खत्म हो जाएगी, हाँ खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये खेल करते हैं हम लोग, देखना जरा ध्यान से, सब लोग बच्चे प्यार से देखना। इसमें क्या है बच्चा, इसमें ये कहा था कि अब अपवर्तन के दो नियम, मैंने ये बताया था आपको पिछले क्लास में कि परावर्तन जब कभी भी होगा एक नियम के अनुसार ही होगा, एक नियम के अनुसार ही होगा, नियम के विरुद्ध नहीं हो सकता है। बात समझ रहे, नियम के विरुद्ध नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखें तो अपना अपवर्तन भी होगा तो यह भी नियम के विरुद्ध नहीं होगा, ये किसी ना किसी नियम के अनुसार ही होगा। तो इसमें भी दो नियम आपको देखने को मिल जाएंगे बाबू मेरे। तो एक नियम होता है कि इसमें सेम पहला नियम जो है ना इसका भी और पहला नियम उसका भी ये लगभग लगभग सेम होता है, बस फर्क इसमें ये होता है मेरे दोस्त कि इसमें जो ना ये माध्यमों को पृथक करने वाला, माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ जो है ना ये इसमें एक जुड़ जाता है, लेकिन उसमें माध्यमों को पृथक करने वाला नहीं होता है। समझ में आ रही है बात। तो पहला यहां पर नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कुल मिलाकर बात अगर आप यहां पर देखो तो ये हो गया आपतन किरण, हो गया ये आपतित किरण आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाला बाबू मेरे क्या ये बाउंड्री लाइन है, और ये अभिलंब जो है ये तीनों क्या है एक ही तल में स्थित होते हैं, ये भी एक ही तल में होते हैं। ये दूसरे तल में नहीं, तल मैंने बताया था ना, तल ये होता है एक ऐसे होता है ना। अगर 3D की बात करें तो उसमें 3 गो तल होता है, 2D की बात करें तो उसमें 2 गो तल होता है। हाँ प्लेन की बात करें तो प्लेन में बाबू मेरे एक ही तल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हमारे ये एक ही तल में होंगे, ये प्लेन पर हो रहे हैं घटनाएं, कहाँ हो रही है ये प्लेन में हो रही है, एक ही प्लेन में हो रही है, ठीक है। तो चलिए, तो ये पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम की अगर बात करें बाबू तो दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश के किरण निश्चित रंग, प्रकाश के किरण निश्चित रंग ठीक ना। तो अब यहां पर ये देखिएगा बाबू मेरे, इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश के किरण निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों में, माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपरिवर्तन कोण की ज्या का क्या होता है अनुपात स्थिर होता है। यानी यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम यहां पर बात करें मेरे दोस्त कि ये दूसरे नियम की बात, तो यहां पर कहा जाएगा साइन आर जो है साइन आई बटा साइन आर होगा, साइन आई बटा क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा, ठीक ना, साइन आई बटा साइन आर। यानी कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है कि आपतन कोण की ज्या और क्या मेरे दोस्त आपके अपरिवर्तन कोण की ज्या जो है ना ये इसका क्या होगा, इसका अनुपात जो है ना वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब समझ रहे हो ना, ये कभी बदलेगा ही नहीं,
ये कभी नहीं बदलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ की अगर हम लोग बात करें, आपतन कोण है मेरे दोस्त, ये परावर्तन कोण है। अब ये जितना इधर खिसकेगा वो इतना इधर खिसकेगा, अनुपात पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर साइन आई की बात करें, साइन आर की बात करें, तो साइन आई बाबू मेरे ये इधर जितना खिसकेगा ये एंगल उसी अनुपात में इधर खिसकेगा। तो इन दोनों के अनुपात में कोई अंतर यहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो साइन आई बटा साइन आर बाबू मेरे आपको यहां से देखने को मिल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल के अपवर्तन का नियम बाबू हम लोग कहते हैं। यानी ये दूसरा नियम जो होता है अपवर्तन का, उसको हम लोग स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, जिसको हम लोग साइन आई बटा साइन आर के बराबर हम लोग इसको मानते हैं। और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका अनुपात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये दो नियम के अनुसार हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं, और इसी के अनुसार ही सारे आपके प्रतिबिंब वगैरह जो कुछ भी बनना होगा सब इसी के अनुसार बाबू मेरे बनेगा। जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो सब इसी के अनुसार होती हैं। क्लियर ना? अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए, मैंने यहाँ पर रख रखा है एक चीज, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बाबू मेरे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन कोण है। अब देखो तो ध्यान से, ये आपतन कोण है, ये क्या है? ये अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पर जैसे ही प्रकाश की किरण इंटर की, जैसे प्रकाश की किरण इंटर की, तो ये वायु से कांच में आई है, वायु से कांच में आई है। तो जैसे वायु से कांच में आएगी तो इसको हम लोग कह देंगे विरल माध्यम। हम अभी पढ़ने वाले हैं, बस इतना ध्यान रखो, विरल है ये। और इसको कहेंगे सघन माध्यम। तो विरल से जैसे ही प्रकाश की किरण सघन में आएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुकेगी, यानी अभिलंब की तरफ झुकी है, जाना था यहां, आ गई यहां। अब जब कभी भी साइन आई बटा साइन आर की अगर बात होगी, यहां पर साइन आई बटा साइन आर की बात होगी अगर बाबू मेरे, तो साइन आई बटा साइन आर की अगर बात यहां पर होती है तो इसमें क्या होगा? इसमें ये इन दोनों का अनुपात जो है ना हमेशा सेम रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा, वो ना घटेगा ना बढ़ेगा। अगर प्रकाश थोड़ा सा इधर से आए तो ये थोड़ा सा इधर से विचलित होगा, थोड़ा सा और इधर से आए तो थोड़ा सा और इधर से विचलित होगा, यहां से आएगा तो सीधा निकल जाएगा, नॉर्मल से सीधा निकल जाएगा। तो इसका अनुपात हमेशा बराबर होगा, इसका अनुपात बदलेगा नहीं। बस यही स्नेल का नियम बाबू मेरे कहता है। ओके ना? तो चलिए, तो इसको याद रखिएगा, साइन आई बटा साइन आर जो है ना वो क्या होता है? स्नेल का नियम होता है। अब यहाँ पर अपवर्तनांक की बात करते हैं। हाँ, ये अपवर्तनांक की बाबू यहाँ पर बात करते हैं। तो अपवर्तनांक होता क्या है? सिंपल भाषा में समझ लो, सिंपल भाषा में क्या होता है? किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है वही क्या होता है? कितनी मात्रा में प्रकाश को मोड़ सकता है वही क्या है? उसका अपवर्तनांक है। हर माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक हो सकता है, कोई कुछ ज्यादा मोड़ता है, कोई कुछ कम मोड़ता है, यानी कितना वो उसके एक्चुअल पथ से वो मोड़ सकता है, कितना उसके एक्चुअल पथ से विचलित कर सकता है, वही क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। बस सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखने की बात आएगी तो आप क्या कहोगे कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक उस अनुपात को कहते हैं जिसमें निर्वात में प्रकाश की गति और उस पदार्थ में प्रकाश की गति की तुलना की जाती है। यानी सीधे सीधे बाबू मेरे क्या है? ये आपका अनुपात है। सीधे सीधे क्या है बाबू मेरे? ये आपका अनुपात है। या फिर आप सीधे सीधे वही है, अनुपात की बात करें, मोड़ने की जो क्षमता है मेरे दोस्त, कि अब कैसे पता चलेगा? तो कहोगे कि उस माध्यम में प्रकाश चला तो इतना विचलित हुआ, फिर निर्वात में बाबू विचलित हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसमें इतना विचलित हुआ था, ठीक है ना? तो अब ये विचलित किस पे होगा? तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्पीड पर विचलित होगा। कितना उसका स्पीड है, कितना उसका स्पीड है, तो आपकी चाल माध्यम में कितना है और चाल निर्वात में कितना है, इन दोनों का क्या होगा मेरे दोस्त? तुलना जब हम करेंगे, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो अपने को मिलेगा अपवर्तनांक, बोलो तो एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर आप देख सकते हो मेरे दोस्त, जरा ध्यान से सुनिएगा। अपवर्तनांक का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबू मेरे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है मेरे दोस्त? तो यदि माध्यम में एक निर्वात है या वायु है तथा माध्यम दो जो है, माध्यम दो का अपवर्तनांक जो है ना वो आपको ये किसके? निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, तो ये क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वैसे दो माध्यमों का अगर ये क्या करना होगा, अगर आपको अपवर्तनांक निकालना होगा तो आप सीधे सीधे कह दोगे मेरे दोस्त कि उस माध्यम में अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष आपको निकालना होगा, जिसके सापेक्ष आपको निकालना होगा, दो को माध्यम दे देगा तो जिस माध्यम का हमें पता करना होगा उसको ऊपर रख देना और जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसको नीचे रख देना।
जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसको क्या कर दोगे, नीचे रख देना। यानी आप उस माध्यम को ऊपर रखोगे, ठीक है ना, उस माध्यम को आप ऊपर रखोगे जिसका हमें ज्ञात करना, और जिसके सापेक्ष बाबू में निकालना उसको क्या कर दोगे, नीचे रख दोगे। अब यहां पर एक निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो अगर मान लो कि दो माध्यमों की हम तुलना कर रहे हैं, उसमें अगर एक माध्यम निर्वात है तो हम यहां पे कहेंगे बाबू वो क्या है, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अंतर्गत आ जाता है। अगर एक माध्यम वहां पे निर्वात है तो हम उसको कह देंगे वो निरपेक्ष अपवर्तनांक के अंतर्गत आ जाता है। उसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त कि अपवर्तनांक जो होता है यानी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन क्या होता है, उस माध्यम का में प्रकाश का क्या बोलते हैं, स्पीड, चाल। यानी यहां पर निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा जिसका हमें ज्ञात करना है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये आपका क्या निकलेगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा। तो प्रकाश की चाल आप सबको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से मेरे याद रखना है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है ना, ये चीजें क्लियर हो गई ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा सब लोग मिलकर के, हीरे का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और आपसे पूछा जाता है कितना होता है, तो आप सीधे सीधे बताइएगा मोरदेस कि हीरे का अपवर्तनांक जो है ना वो कितना होता है, 2.42 होता है ना, ये 2.42 होता है, 242 नहीं, ये एक सेकंड रुक जाइए, 2 दशमलव बाबू मेरे कितना होता है, 42 होता है ना, हमको जहां तक याद है 2.42 होता है अपवर्तनांक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बॉक्स में बता देता हूं, उस बॉक्स को आपको क्या करना है, एक बार याद जरूर कर लेना है, क्योंकि वो बॉक्स बाबू मेरे वहां से प्रश्न आपके बॉक्स में से पूछे जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 2.42 होता है, पेज नंबर 193, ठीक ना। एक बॉक्स आपको मिलेगा 10.3 बॉक्स मिलेगा आपको, जिसमें आपको वायु का अपवर्तनांक दिया रहेगा, आपको बर्फ का दिया रहेगा, जल का दिया रहेगा। इन सब में सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरे का होता है, 2.42 होता है, इसको याद रखिएगा। अपवर्तनांक का कोई भी SI यूनिट नहीं होता है, किसी प्रकार का इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है आपका, ठीक ना, ये मात्रक विहीन होता है, और साथ ही साथ आपका मैग्निफिकेशन मात्रक विहीन होता है। तो ये दोनों आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और सबसे ज्यादा किसका होता है, तो हीरे का होता है, कितना होता है, 2.42 होता है, तो इसको आपको याद रख लेना है। मतलब ये है मेरे दोस्त कि प्रकाश की चाल जो है ना 1/2 है ना, 4 गुना क्या है, कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। निर्वात में जितना प्रकाश की चाल होनी चाहिए उससे इतना गुना कम है, किसमें, हीरे में। हीरा सबसे सघन माध्यम होता है, सबसे सघन माध्यम होता है। अब बताओ, सबसे सघन माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम है कि नहीं है, प्रकाश की चाल सबसे कम है कि नहीं है। और जब सबसे कम होगी प्रकाश की चाल तो सबसे ज्यादा क्या होगा, उसमें अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि प्रकाश जहां सबसे कम होगी वहां पर विचलन ज्यादा होगा, विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने क्या बताया, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, और हीरा सबसे कठोर इसलिए होता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा सघन है, और सबसे ज्यादा सघन है तो सघन माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश करेगी तो स्पीड उसका बहुत ही कम हो जाएगा, और जब स्पीड कम होगा तो विचलन ज्यादा होगा ना। और जब विचलन ज्यादा हो गया मतलब क्या हो गया, अपवर्तनांक हुआ। इसका मतलब ये अपवर्तनांक कुल मिलाकर बात यही होता है कि प्रकाश के मोड़ने की क्षमता होती है किसी माध्यम की, तो वो मोड़ेगा ना, वो विचलित करेगा ना, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे सघन माध्यम है। ओके ना, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ओके ना बाबू मेरे, तो अपवर्तनांक सबसे कम सबसे ज्यादा किसका होता है, हीरे का होता है, और सबसे कम किसका होता है, वायु का होता है। और उससे भी कम की बात करें तो निर्वात का होता है। निर्वात में बाबू मेरे अपवर्तनांक सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें विचलन नहीं होता, उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट का। लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में होता है। निर्वात कहने का मतलब जहां न वायु हो, जहां ना वायु हो, ना किसी प्रकार कोई कण हो, कुछ भी नहीं हो, एकदम खाली खाली हो, एकदम खाली खाली हो, तो उसे हम लोग कह देंगे निर्वात। तो वहां पर स्पीड जो है ना लाइट का सबसे ज्यादा बाबू मेरे होता है, ठीक, और सबसे उससे कम होता है वायु का। वायु कहने का मतलब वायु में हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां पे आपको वायु के मॉलिक्यूल्स वगैरह मिल जाएंगे, कुछ कण वगैरह मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, तो वहां पर प्रकाश का स्पीड थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है, निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। और सबसे ज्यादा कम किस में हो जाएगा, आपके हीरे में हो जाएगा। क्लियर ना, तो इतनी बात आपको अच्छे तरीके से याद बाबू मेरे रखनी है। अब हम लोग यहाँ पर ये जो सघन और विरल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे वो रहा, ये रहा,
यानी यहाँ पर प्रकाशिक सघन माध्यम किसे कहेंगे हम लोग? तो प्रकाशिक सघन माध्यम हम उससे कहेंगे मेरे दोस्त कि ये तुलनात्मक चीज है, ये तुलनात्मक चीज है। हो सकता है कि अगर एक माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन है या फिर विरल है, तो हो सकता है तीसरे के साथ वो कुछ और हो जाएगा। तो ये तुलनात्मक चीज है, तो इसको समझना अच्छे तरीके से। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जब दो माध्यमों की हम तुलना करेंगे, जब दो माध्यमों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो इसमें अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है ना वो क्या कहलाएगा, दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन कहलाएगा। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, बोले तो जो सबसे ज्यादा डेंस होगा, जो सबसे ज्यादा डेंस होगा, सबसे ज्यादा सघन होगा, जिसमें प्रकाश की मोड़ने की क्षमता ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, सघन कहेंगे, प्रकाशिक सघन कहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर, अभी हम बात करें कि ये विरल माध्यम है। अब विरल में क्या हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे जल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ग्लास हो गया, यहाँ पे ग्लास हो गया। अब बताओ, जल और ग्लास में ये क्या हो जाएगा, विरल हो गया, ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम लोग कहें यहाँ पर वायु कर दें और यहाँ पे कर दे जल, अब यहाँ पे वायु कर दे, यहाँ पे जल कर दे, अब इन दोनों की तुलना में ये क्या हो जाएगा, ये आपका विरल हो जाएगा, ये सघन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तुलनात्मक चीज है, बदलते रहेगा। अब यहाँ पे जल क्या था, विरल था, ग्लास क्या था, सघन था। अब यहाँ पे वायु और जल की बात कर लिए, तो अब जल क्या हो गया, सघन हो गया, वायु क्या हो गया, विरल हो गया। समझ रहे हो? तो इसमें इन दोनों में जल का अपवर्तनांक ज्यादा है, वायु का अपवर्तनांक कम है। इन दोनों में ग्लास का अपवर्तनांक ज्यादा है, जल का अपवर्तनांक कम है। तो ये तुलनात्मक चीज है, तुलनात्मक चीज है। तो हम प्रकाशिक सघन किसे कहेंगे, जब दो माध्यमों की तुलना करेंगे और जिसमें जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा प्रकाश को मोड़ेगा, इसका मतलब वो सघन है, तो उसी को हम लोग कह देंगे प्रकाशिक सघन कह देंगे। तो यहां पर आपने देखा कि वायु और जल की अगर बात करें तो जल इसमें सघन है, जबकि वायु क्या है, विरल है। यहां पर अगर जल और ग्लास की बात करें तो यहां पर जल क्या हो गया, विरल हो गया। यहां पर सघन था, यहां पर विरल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे माध्यम दो अलग अलग हो गए, यहां पर माध्यम दो अलग अलग है, यहां पर माध्यम दो अलग अलग है। इन दोनों की तुलना में ये क्या हो गया, सघन, इन दोनों की तुलना में ये क्या हो गया, विरल। समझ रहे हो ना? तो ये बाबू तुलनात्मक चीज है। उसी तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे विरल की बात करें तो सेम वही बात है कि इसमें जिसका अपवर्तनांक क्या हो, कम हो, जिसका अपवर्तनांक क्या हो, कम हो। अब कम अपवर्तनांक वाले जो भी है वो प्रकाशिक क्या कहलाएंगे, विरल कहलाएंगे, क्योंकि ये प्रकाश को कम मोड़ते हैं, बहुत कम मोड़ते हैं। क्या करते हैं मेरे, बहुत ही कम मोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर सघन माध्यम मान लो यहाँ पर है, ये सघन माध्यम में अभी मान लो कि यहाँ पर हमने, अब यहाँ पर हमने ग्लास कर दिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जल कर दिया। उसी का उल्टा है, सीधा सीधा सघन है, सघन है ये, और ये क्या है, ये विरल है। अब ये ग्लास जो है सघन है मेरे दोस्त। अब अगर हम यहाँ पर हीरा कर देते हैं, हीरा कर दिए और यहाँ पे ग्लास कर दिए, अब बताओ हीरा क्या हो गया, सबसे ज्यादा सघन हो गया, यहाँ पे ग्लास क्या हो गया, विरल हो गया। यहाँ पे ग्लास सघन था लेकिन यहाँ पे ग्लास क्या हो गया, विरल हो गया। समझ रहे हो? तो जिसका अपवर्तनांक क्या होता है बाबू मेरे, कम होता है, उसको हम लोग विरल कह देते हैं, उसको प्रकाशिक विरल कह देते हैं। अब इन दोनों में एक चीज बाबू मेरे होता है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में एक चीज होता है। अगर हम प्रकाशिक सघन माध्यम की बात करें और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम में जाती है, या फिर विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में जाती है, ये दो कंडीशंस आपके समक्ष आएंगे हमेशा, और इसको याद रखना है, ठीक ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती है तो वो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकेंगी। किधर? अभिलंब की ओर झुकेंगी। याद रखिएगा, किधर झुकेंगे, अभिलंब की ओर झुकेंगे। जैसे मान लो कि आप बोतल में पानी भरते हो, बोतल में पानी भर लिए, अब प्रेशर से दबाते हो तो बहुत तेज जाता है, लेकिन जैसे प्रेशर कम करते हो तो ट्विंग, क्या होता है, ट्विंग, नीचे गिर गया, ठीक ना, ऐसे नीचे गिर जाता है। जैसे नीचे गिर गया मतलब वो अभिलंब की तरफ झुक रहा है। तो अब देखो विरल में स्पीड ज्यादा था प्रकाश का, विरल में स्पीड ज्यादा था, जैसे सघन में प्रवेश किया स्पीड कम हो गया, तो प्रकाश की किरण किधर विचलित होगी, अभिलंब की तरफ। ये आपका क्या है, अभिलंब है। अब प्रकाश की किरण देखो विचलित हुई है, अभिलंब की तरफ आई है, यानी ये अभिलंब की तरफ, यानी जाना था इधर लेकिन खिसक गई किधर, अभिलंब की तरफ। कब? जब विरल से सघन में आएगी। वहीं अगर बाबू मेरे सघन से विरल में अगर आती है, सघन से अगर विरल में आती है, स्पीड कम होता है, स्पीड पे धीरे धीरे करो, मान लो कि धीरे धीरे है, स्पीड जैसे दबाओगे तो भागेगा ऊपर। बोतल में पानी करके छेद कर दो, अगर ऐसे दबाओगे तो पहले धीरे धीरे दबाओगे तो ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे गिरेगा पानी, ऐसे गिरेगा। जैसे स्पीड बढ़ाओगे ट्विंग ऊपर की तरफ भागेगा
भागेगा ऊपर की तरफ। वहीं बाबू मेरे सघन में क्या होगा, स्पीड कम होगा, और जैसे स्पीड कम होगा जैसे बिरल में आएगा लुत्ती हो जाएगा। अब जैसे लुत्ती हो जाएगा स्पीड उसका बढ़ गया। अब जैसे स्पीड बढ़ा बाबू मेरे तो वो अविलंब से भागेगा दूर। ये अविलंब से बाबू मेरे ऐसे दूर भागा। अब इसको जाना था, यहां देखो निकलना था ऐसे, निकलना था ऐसे, लेकिन निकला कहां, इतना दूर हट के। यानी अविलंब से बाबू मेरे वो दूर भागता है। कब, जब सघन से विरल में आता है। तो जब सघन से विरल में आएगा तो अविलंब से दूर भागेगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की तरफ झुकेगा। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी चीज है। अब बाबू आता है लेंस की बात, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था, कुल मिलाकर बात यही है, प्रकाश हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए ताकि हम प्रतिबिंब को बना सके, प्रतिबिंब को हम लोग बना सके, देख सके आखिर प्रतिबिंब होता कैसे है कि नहीं है, प्रतिबिंब को हम लोग बना सके, देख सके कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको दो अपवर्तन लेंस में होता है। अपवर्तन किसमें होता है, लेंस में होता है, पारदर्शी लेंस में होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण को आर पार करवाना होता है। और दर्पण में क्या था, दर्पण में एक साइड जो है ना कलई हमने कर रखा था, एक साइड को पॉलिश कर रखा था और दूसरा साइड चमकदार था। तो प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो रही थी, जा रही थी वापस आ रही थी, जा रही थी वापस आ रही थी, तो आर पार नहीं हो रही थी। लेकिन लेंस क्या होता है, एक प्रकाशिक माध्यम होता है, ठीक है ना, पारदर्शी माध्यम होता है, आर पार प्रकाश की किरण उसमें होती है। तो अब आर पार होगी तभी तो अपवर्तन होगा, आर पार नहीं होगी तो फिर क्या ही मतलब, फिर तो परावर्तन हो जाएगा ना। तो यहाँ पर दो प्रकार के लेंस आपको देखने को मिल जाएंगे बाबू। एक लेंस होता है आपका उत्तल लेंस, तो मैंने जिस तरह से उसमें बताया था, उठल का मतलब उत्तल, पचकल का मतलब अवतल। तो उत्तल लेंस हम किसे कहेंगे, जिसका बीच वाला भाग बाहर की ओर जो है ना वक्रित होता है। बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है, या फिर कह सकते हो मोटा होता है। बीच में मोटा होता है, साइड में पतला होता है। तो ये बीच में मोटा है, साइड में पतला है, तो ये हो गया आपका उत्तल। ई महोदय का बात यही है कि बीच में पतला होंगे, साइड में मोटा होंगे, साइड में मोटा है बीच में पतला है, तो ये हो गया अवतल। अब इसमें क्या होता है, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ये प्रकाश की किरण को क्या करेगा, एक जगह अभिसारित करेगा, ठीक है ना, ये प्रकाश की किरण को एक जगह अभिसारित करेगा। लेकिन ये महोदय बाबू मेरे एक जगह अभिसारित नहीं करेंगे, ये प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, ये फैलाने का काम करेंगे, और ये एक जगह अभिसारित करने का काम करेंगे। तो इसको कहेंगे अभिसारी लेंस, इसको कहेंगे अपसारी लेंस। क्या कहेंगे, अपसारी, क्योंकि ये प्रकाश को अपसारित कर रहा है, फैला रहा है, अपसारित कर रहा है। लेकिन इसका काम क्या है, एक जगह ये अभिसरित कर रहा है, एक जगह क्या कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, एक जगह मिला रहा है, तो इसको हम लोग अभिसारी कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो मैंने दर्पण में भी कुछ बताया था आपको। अगर दर्पण में हम बताएं, दर्पण में बताएं तो दर्पण में भी हमने बाबू मेरे कुछ बताया था। बताओ क्या बताया था हमने, वहां पर हमने कहा था कि जो अवतल लेंस है, वहां पर जो अवतल दर्पण है, यानी जो अवतल दर्पण की बात हम लोग वहां पे किए थे बाबू मेरे, तो जो अवतल दर्पण है, अवतल की बात करें तो इसको हमने अभिसारी कहा था, याद रखिएगा, हमने इसको अभिसारी दर्पण कहा था। कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना है, प्रश्न पूछा जाता है यहां से। अवतल क्या होता है, अभिसारी होता है, दर्पण की बात कर रहा है। और उत्तल क्या होता है, अपसारी होता है। उत्तल बाबू मेरे क्या होगा, ये अपसारी होता है। क्या होता है, ये अपसारी होता है, हाँ खेसारी ना अपसारी। तो यहां पर देख रहा हूं उत्तल अपसारी है और यहां पर उत्तल अभिसारी है। तो लेंस में उत्तल अभिसारी होगा, दर्पण में उत्तल अपसारी होगा। इधर बाबू मेरे अवतल अपसारी होगा, यहां पर अवतल क्या होगा, अभिसारी होगा। तो दर्पण और लेंस को अलग करके रखना हमेशा, ठीक है ना, एक मत कर देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अभिसारी कह देंगे और इसको अपसारी कह देंगे। तो दो प्रकार के लेंस आपको क्लियर हो गया, यस। अब बाबू एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, ध्यान से सुनना, कि हम बनाने तो चलेंगे, हालांकि काफी सारे जो है ना हम यहाँ पे प्रतिबिंब वगैरह सब कुछ बनाएंगे। एक चीज हम लगे हाथ इसको बता देते हैं, आप ध्यान से सुन लेना, कि आप ध्यान से देखोगे बाबू तो ये दो गोला का पार्ट है, देख रहे हो ना, ये दो गोला का पार्ट है। दो गोला में से हम काटे हैं, मान लो ये गोल कोई चीज है, यहां से हम काट दिए, निकाले, तो एक ये निकल गया, इस साइड से काटे निकाल दिए, दोनों को चिपका दिए, उत्तल बन गया। क्या बन गया, उत्तल लेंस बन गया। सेम उसी तरह से आप देखोगे बाबू मेरे, ये भी आपके दो गोले का पार्ट है, ठीक है, ये भी क्या है, दो गोले का पार्ट है। तो जब ये दो गोले का पार्ट है तो इसमें क्या होगा, फोकस आपका दो गो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता केंद्र आपका इसमें दो गो होगा, ठीक ना। फोकस कितना होगा, दो गो होगा, वक्रता केंद्र कितना होगा, दो गो होगा। तो इस बात को भी आप ध्यान से
रखिएगा, नहीं तो यहाँ पर काफी सारे जो है ना वो पता नहीं चल पाता कि फोकस 2 को क्यों लिखा जाता है लेंस में। तो मैं यहाँ पर अभी ही क्लियर कर दिया हूँ, आगे मत पूछना दोबारा, दोबारा मत पूछना, ठीक ना, पूछ लेना यार इसमें क्या है। अब लेंस से हम लोग को कुछ प्रतिबिंब बनाने हैं, लेंस से अब हम लोग को कुछ प्रतिबिंब बनाने हैं। कुल मिलाकर बात यही है बाबू मेरे, प्रतिबिंब ही बनाने हैं इस चैप्टर में, प्रतिबिंब के अलावा कुछ इसमें है नहीं, बस वही जो है ना प्रतिबिंब ही बनाने हैं। तो आइए इसके भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जो नियम कायदे कानून हमने दर्पण में पढ़े थे वही नियम कायदे कानून यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। वो अंतर क्या होगा कि वो जो है ना एक साइड रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये दूसरे साइड निकलेगा, लेकिन काम वही होगा। काम वो क्या होगा कि पहला नियम क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें आएंगी तो फोकस से होकर गुजरेंगी। फोकस यहाँ पे देख सकते हो, एगो फोकस यहाँ पर है, एगो फोकस यहाँ पर है, देख रहे हो ना, एक फोकस। अच्छा इधर कोई बड़ा वाला फोटो लगाए हैं क्या, नहीं लगाए हैं, चलो कोई नहीं, यहीं पे देख लो। एक फोकस यहाँ पर है, एक फोकस यहाँ पर, आप देख सकते हो दो गो फोकस है ना बाबू, बोलो है कि नहीं है। तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आएंगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगे। गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, गुजर रहा है ना। हाँ अब इधर मत आइएगा, ई फोकस का आपका काम नहीं है, फोकस का बात होगा तो इधर वाले फोकस का बात होगा, समझ रहे हो ना, इधर वाले फोकस का बात होगा। अब जो भी होगा इधर होगा, तो इधर से जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो भाई मेरे फोकस से होकर गुजरेगी। और जब फोकस से होकर जाएगी किरणें, देखो यहाँ पर जब फोकस से होकर किरणें जाएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गई, बात खत्म। और दूसरा जो है, तीसरा जो नियम है, पहला नियम मुख्य अक्ष के समानांतर तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से आ रही है किरणें तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। और तीसरा नियम ये कहता है कि जब कभी भी, वहां पर तीसरा नियम क्या था कि अगर सी से बोले तो वक्रता केंद्र से अगर कोई किरणें आती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। लेकिन यहां पर बाबू मेरे ये होता है कि यहां पर प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई किरणें आती है, यहां पर जो बीच में होता है इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जब प्रकाशिक केंद्र से होते हुए कोई किरणें आती है तो इसमें किसी प्रकार का कोई अपवर्तन बाबू देखने को नहीं मिलता, ये सीधे सीधे निकल जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जब किरणें होकर गुजरेंगी तो इसमें कोई अपवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सीधे निकल जाएंगी। तो यही बात यहाँ पे कहा जाए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाएगी। अब इसमें अपवर्तन नहीं होगा, विचलन हुआ ही नहीं तो अपवर्तन कैसा, विचलन हुआ नहीं तो अपवर्तन कैसा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से सीधे सीधे बाबू मेरे ये गुजर जाएंगी। बस ये 3 नियम आपको याद रखना है, इसी तीन नियम के आधार पर हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बाबू मेरे बन सकता है, कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बन सकता है। तो पहला प्रतिबिंब अनंत पे हम रखेंगे, अनंत पे जब रखेंगे तो ये बहुत ही छोटा बनेगा, यानी फोकस पे बनेगा। नियम वही चल रहा है, दर्पण वाला नियम याद रखिएगा, यानी अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, यानी बिंदु के साइज बनेगा। अब चूंकि ये दर्पण के दूसरे साइड बन रहा है तो हम इसको कहेंगे आभासी है, याद रखिएगा, ये वास्तविक नहीं है। यानी दर्पण के जब दूसरे, दर्पण का लेंस के जब दूसरे साइड जो भी प्रतिबिंब बनेगा, यहां पर मान लो बाबू मेरे ये लेंस है अपने पास, ठीक है, तो लेंस के इस साइड जो भी बनेगा, इधर बनेगा तो आभासी कहेंगे, इधर बनेगा यानी लेंस के सामने बनेगा तो हम कहेंगे क्या है, वास्तविक है। तो अनंत पर जब कभी भी हम लोग रखे हैं वस्तु को तो ये फोकस पर तो बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और आभासी होगा और उल्टा होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। अरे ये आभासी प्रतिबिंब, क्या गलती हो गया है भाई, है ना, ये गलती है आभासी प्रतिबिंब उल्टा बाबू मेरे नहीं होता, सीधा होता, ठीक है ना। रुक जाओ, हम किससे बना रहे हैं बाबू मेरे, उत्तल ही ना बना रहे हैं, ये इसमें मिस्टेक हुआ है, देखो मिस्टेक हो गया ना हमसे। अत्यधिक छोटा तो बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, आभासी नहीं होगा, वास्तविक बनेगा, सॉरी हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू मेरे, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर उल्टा होगा, हम दर्पण हम दिमाग में चल रहा है मेरे, अभी तक दर्पण से हम उभरे नहीं हैं, कोई नहीं। कलर पिकर उठाइए, कि महोदय को उठाइए और यहाँ पे चेप दीजिए, इसको उठाइए, कहाँ गए पेंटर महोदय, ये महोदय को उठाइए और यहाँ से इसको चेप दीजिए ऐसे, ठीक है ना, आपको अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर बनेगा वास्तविक, ठीक है, ये गलती है, ये दर्पण वाला जो है ना इसमें हम लोग पीपीटी डाल दिए हैं। यहाँ पर क्या बनेगा बाबू मेरे,
बताइए क्या बनेगा, तो आप बताओ सब लोग मिलकर, ये बनेगा वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक। ये महोदय बनेगा वास्तविक, क्लियर ना, ध्यान रखिएगा, ये बनेगा वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। अब यहाँ पे हम अभी दर्पण के साथ चल रहा है, ठीक ना, तो इसमें बाबू क्या होगा, इसमें जो देखो एक्चुअल में जो कटेगा ना, किरणें एक्चुअल में कटेंगी तो हम उसको कहेंगे वास्तविक। अब यहाँ पे किरणें बाबू मेरे एक्चुअल में कट रही है, दिमाग में मेरे, देखो हम पढ़ा रहे हैं इसको, दिमाग में मेरे दर्पण, अभी भी दर्पण घूम रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें बाबू एक्चुअल में कट रहा है ना, जब एक्चुअल में कटेगा तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए ना देखिए ना यहाँ पर, जैसे हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पे रखा, अनंत पे रखा, इधर कहीं रखा हमने, काफी सारी किरणें यहां से निकली, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रही है और निकल के कहा, फोकस पे मिल रही है, तो फोकस पे प्रतिबिंब बना मेरे दोस्त, तो कैसा बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है ना मेरे दोस्त। और कैसा बना, तो बिंदु के आकार का बना, एकदम छोटा बना, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में किरणें कटती हुई कट रही हैं, प्रतीत नहीं हो रही, कट रही हैं, तो यहाँ पे वास्तविक बन गया। ये पहला जो है ना, आपको यहाँ पर प्रतिबिंब देखने को मिल जाएगा। दूसरा प्रतिबिंब मेरे सेम वैसे ही आप देख सकते हो कि जैसे अब हम यहाँ पर बढ़े 2f1 से परे, यानी 2f1 से परे, 2f1 यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि आप सबको पता है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है फोकस दूरी कहेंगे, और सेम यही वाली दूरी ये भी होती है, जिसको हम लोग पहले क्या कहते थे, सी कहते थे, ये सी है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है बाबू मेरे, ये आर है कि नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये F1 का क्या हो जाएगा, दुगुना दूरी पर होगा कि नहीं, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है, ये F1 है, फोकस दूरी है ना यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक पहुंचे तो क्या हो जाएगा, ये दूरी दोनों सेम है, तो यहां तक कितनी दूरी हो जाएगी, 2f1 हो जाएगी ना। तो सेम इसी तरह से बाबू मेरे इधर वाले मामले में भी 2f2 हो जाएंगे, यानी फोकस 1 इधर है, फोकस 2 इधर है। फोकस 1 फोकस 2 क्यों है, मैंने आपको बताया, दो गोले का पार्ट है, सीधी सी बात है, तो दो फोकस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया। तो इसको आप सी भी कह सकते हो, देखो C1 लिखा है ना यहाँ पर, आप सी भी कह सकते हो, C2 इधर लिखा है ना, दो गोले का भाग है, तो दो केंद्र भी तो होगा, वक्रता केंद्र दो होगा, वक्रता त्रिज्या दो होगा, फोकस भी दो होगा, तो दो को सब है। इधर वाले को हम 1 नंबर मान रहे हैं, इधर वाले को 2 नंबर मान रहे हैं, बस। तो अब हम क्या किए, सी से परे रखे हैं, बस दिमाग में वही रखना बाबू, मेरे दिमाग में दर्पण ही रहना चाहिए, मेरे दिमाग में भी दर्पण ही चल रहा है, दर्पण के हिसाब से इस प्रतिबिंब को आगे बढ़ाना। बस याद रखना है कि ये जो भी प्रतिच्छेद होगा, सॉरी जो भी किरणें होंगी वो एक्चुअल में प्रतिच्छेद होंगी तो बनेगा। जैसे अनंत पे रखे थे तो फोकस पे बना था। अब बताओ सी से परे रखे हैं, सी से परे रखे हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बताइए, यानी सी और किसके बीच में, एफ के बीच में बनेगा, यानी सी और किसके बीच में, एफ के, यानी प्रतिबिंब इधर आ रहा है। जब हम बिंब को इधर से इधर खिसका रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर से इधर आ रहा है। पहले अनंत पे था तो फोकस पे बना, यानी फोकस पे बना। अब हम सी से थोड़ा सा परे रखे हैं तो फोकस से किधर, फोकस और 2f के बीच में बन गया, याद रखना। अब सेम इसी तरह से बाबू मेरे देखो F2 और 2f2 के बीच में बन गया है, बन गया ना, क्लियर है। अब इसी तरह से बाबू मेरे जैसे हम आएंगे 2f1 पर, यानी यहां पर आएंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। हमने उसमें कैसे बनाया बताया था, आप सबको पता है ना, हमने कैसे बताया था कि अनंत पर जब हमने रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर। जब यहां सी है, जब सी से परे रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था, सी और एफ के बीच में। और जब सी पे रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था, सी पर। और जब सी और एफ के बीच में हमने वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी से परे, बोलो बना ना। और जब हम एफ पर रखे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां बना था, अनंत पे, कहां बना था, अनंत पे। नियम तो ऐसे ही चल रहा था ना, तो आप यही वाला नियम जो है ना आप दिमाग में रखो और देखो कैसे होता है। अगर हम कहां रखे हैं, अनंत पे रखे हैं तो फोकस पे बना है। अब उसके बाद सी से परे यानी सी से थोड़ा सा हट के रखे हैं तो किसके बीच में, सी और एफ के बीच में बन गया प्रतिबिंब। और जब हम सी पर रखे हैं तो कहां बनेगा, सी पर ही तो बनेगा। हमने क्या कहा, साइड बदल देना, बस साइड बदल देना। तो सी पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। तो एक ये वाला नियम हो गया, यानी सी हम किसको कह रहे हैं बाबू, C1 दिख रहा है ना, साइड आपको बदलना है। C1 दिख रहा है ना, साइड आपको बदलना है। C1 यहां है तो C2 की तरफ बढ़ना है, C1 यहां है तो C2 की तरफ बढ़ना, बस ध्यान रखना। तो C पे जैसे ही रहेगा तो कहां बनेगा, C2 पर बन जाएगा प्रतिबिंब। नियम क्लियर ना, इतनी सी बात है। अब उसके बाद से F तथा
F1 तथा 2F1 के बीच में। अब वही वाला बात है कि अब C और F के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C से परे। कहां बनेगा, C से परे, यानी C और F के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब कहां बना है, देखो C से हट के बना है कि नहीं, इधर बना है ना, C से परे, बस यही नियम। और सारा प्रतिबिंब कैसा बनना है, वास्तविक बनना है, सारा प्रतिबिंब वास्तविक बनना है, क्योंकि एक्चुअल में किरणें कट रही हैं तो वास्तविक बन रहा है। अब C से परे हो गया तो हमने ये F1 और 2F1 के बीच में हमने रखा है तो C से परे बन गया। क्लियर ना। अब देखो, अब जैसे ही हमने F पे रखा, जैसे हमने F पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा बाबू मेरे, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर। बोलो क्लियर ना, कहां बनेगा, अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर। बोलो क्लियर। तो पहले हमने क्या कहा कि जब वस्तु को अनंत पर रखे तो फोकस पे बना, C से परे रखे तो C और F के बीच में बना, जब C पर रखे तो प्रतिबिंब C पर ही बना। अब फिर जब वस्तु को C और F के बीच में रखे तो प्रतिबिंब C से परे बनेगा, और जब वस्तु को हम F पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहां बनेगा, अनंत पर। अब बारी है बाबू मेरे, अब बारी है कि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हम रखेंगे, यानी F1 यहां है और वस्तु को हमने यहां रखा, वस्तु को हमने यहां रखा। अब देखो यहां से बाबू मेरे एक किरणें आएंगी, एक किरणें यहां से आई समानांतर मुख अक्ष के, फोकस से होकर गुजर गई, और एक किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल गई। ये कहीं मिलता हुआ प्रतीत आपको नहीं दिख रहा है, ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह से है, इस तरह से जो किरणें हैं इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से, तो ये ऐसे बढ़ते जाएंगी, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये कहीं मिलेंगी नहीं। तो अब दूसरा नियम क्या कहता है कि अब हम उसको पीछे खिसकाएंगे, यानी पीछे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमने इस किरण को पीछे किया और इसको हमने पीछे किया तो यहां पर आपको देखने को मिल गया, यानी ये बना दर्पण, ये लेंस के सामने बना। इसमें लेंस के जो सामने बनेगा वो कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो यहां पर जैसे C और F और O के बीच में आप वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, काल्पनिक बन जाएगा। कैसा बन जाएगा मेरे दोस्त, काल्पनिक बन जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और लेंस के ओर ही बन जाएगा। लेंस जिधर है इस साइड ही बनेगा, ओके ना। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी उत्तल लेंस में यही वाला प्रश्न पूछा जाता है बार बार, जो अब ये है ना सामने, यही वाला प्रश्न पूछा जाता है कि जब F और O के बीच में वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है ना। और इसी बात को आपको याद रखना है, इसी बात को आपको याद रखना है, ये बात तो भूलना ही नहीं है। क्लियर ना। तो ये बाबू मेरे आपका किसके साथ हो गया, ये उत्तल लेंस के साथ हो गया। सेम बाबू मेरे अवतल दर्पण के साथ अगर देखा जाए तो इसमें भी दो प्रतिबिंब में बनेगा, दो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आप सबको पता है भाई कि इसमें दो प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एक का फोकस और उस सब तो दर्पण के पीछे रहता है, लेंस के पीछे रहता है, तो उस साइड तो हम रखेंगे नहीं, क्योंकि नियम यही कहता है कि वस्तु को हम कभी भी रखेंगे तो दर्पण के दाईं तरफ रखें, बाईं तरफ रखेंगे, दर्पण या फिर लेंस के बाईं तरफ, क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमारा यही कहता है हम कभी भी रखेंगे तो इधर ही रखेंगे। तो इसमें भी दो प्रकार का बनेगा, एक तो अनंत पे रखेंगे और एक अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी हम रख देंगे। तो दो प्रकार का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि मान लो कि अगर हमारे पास कोई दर्पण है, जो दर्पण वाला चिन्ह परिपाटी है उसके हिसाब से समझो। अगर मान लो कि अपने पास बाबू मेरा दर्पण है और इस दर्पण में एक मुख अक्ष हो गया, ठीक है ना, एक मुख अक्ष हो गया। अच्छा उत्तल दर्पण की हम बात करें, उत्तल की बात करते हैं, उत्तल के। मान लो ये दर्पण हो गया, यहाँ पर बाबू मेरे मुख अक्ष हो गया अपने पास, ठीक है। अब इसका फोकस कहाँ होगा, इधर होगा, जिधर वक्रता केंद्र होता है ना उधर ही होगा। अब ये चूंकि गर्भ ऐसे है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा ना, इसका फोकस इधर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो या तो वस्तु हम इसमें अनंत पे रखेंगे या फिर यहाँ पर एक पोल है, अनंत पर और पोल के बीच में कहीं रखेंगे। दो ही कंडीशन होगा इसमें, बोलो दो ही कंडीशन बनेगा ना। दर्पण के पीछे वस्तु नहीं ना रखना है, हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखना है। किधर रखना, बाईं तरफ रखना है। चिन्ह परिपाटी यही कहता है। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से यहाँ पर दो कंडीशन ही बन रहा है, या तो अनंत पर वस्तु को रखेंगे या फिर P और अनंत के बीच में कहीं रखेंगे। दो कंडीशन ही बनेंगे ना, तीसरा तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि अब बाकी कंडीशन इधर दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे कभी भी वस्तु को हम लोग नहीं रखेंगे। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वही वाला चिन्ह परिपाटी आपको यहां पर चिपका देना है। वही चिन्ह परिपाटी आपके लेंस में भी काम करता है। तो यहां पर भी दो स्थिति उत्पन्न होगी, या तो अनंत पर रखेंगे या फिर किसके, अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। दो कंडीशन बनेगा, दो प्रतिबिंब बनेगा। दोनों प्रतिबिंब यहां पर है। अगर अनंत पे है बाबू मेरे, अनंत पे है
तो कंडीशन क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। अनंत पे अगर वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब, चूंकि ये अपसारी लेंस है, ये प्रकाश को एक जगह केंद्रित नहीं करेगा, तो जब प्रकाश को एक जगह केंद्रित नहीं करेगा मतलब ये है कि इसमें एक्चुअल यानी वास्तविक इमेज यानी रियल इमेज इसमें नहीं बनेंगे, काल्पनिक ही बनेगा, काल्पनिक किरणों से ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखो ये अनंत पे रखे हैं तो अनंत से किरणें बाबू मेरे कैसे फैल जा रही है, ये कहीं कटेंगी नहीं जाके, तो इसको पीछे खींच के आएंगे तो कहां, फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अनंत से आ रही किरणों से जो कुछ भी यहाँ पे बनने वाला है प्रतिबिंब, वो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, ये लेंस के सामने बनेगा। और चूंकि ये आती हुई प्रतीत हो रही है किरणें, ये एक्चुअल किरणों से नहीं बन रहा है, ये एक्चुअल में प्रतिच्छेद होती हुई दिख रही है लेकिन एक्चुअल में कटी नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कह देंगे ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी आभासी है। आभासी प्रतिबिंब आप सबको पता होता है सीधा होता है, तो ये सीधा प्रतिबिंब बाबू मेरे बनेगा, ये पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन बाबू अपने पास ये है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कंडीशन बाबू मेरे अपने पास ये है, दूसरा कंडीशन ये है अपने पास कि अब आपके पास वही वाला है, अपने पास दूसरा कंडीशन है कि अब क्या करना, इसके बीच में कहीं भी रख दो, इसके बीच में कहीं भी रख दो, बनेगा वैसा ही प्रतिबिंब, बनेगा वैसा ही प्रतिबिंब। जैसे मान लो मेरे यहां से निकला प्रकाश, चला गया ऊपर, ठीक है, यहां से एक प्रकाशिक केंद्र से हमने गुजार दिया, नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हमने प्रकाशिक केंद्र से गुजार दिया। तो अब इसमें क्या है बाबू, आप ध्यान से देखना कि इसमें कहीं भी प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद नहीं हो रही है, तो हम पीछे करेंगे ना, तो हमने क्या किया, इसको पीछे किया, ठीक है, हमने क्या किया, इसको पीछे किया। अब चूंकि ये किरणें यहां से निकली हैं, तो अब यहां से निकली है मेरे दोस्त, तो ये अपवर्तित किरणें, किरणें यही है, ये अपवर्तित किरणें यही है, जो आपतित है वही अपवर्तित है, क्योंकि इसमें विचलन नहीं हुआ है। तो इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं तक आएगा, इसको पीछे बढ़ाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो ये कैसा बना, ये भी आभासी बना, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता, सीधा होता। तो नियम आरेख, किरण आरेख बनाने के नियम बाबू मेरे आपने पढ़ा कि ये किरणें कैसे कैसे गुजरी हैं, यहां से गुजरी हैं, इधर गई, ये समानांतर गुजरी है, नियम देखो कैसे पालन हो रहा है, नियम को पहले समझना। समानांतर गुजरी है, समानांतर गुजरी है, तो मेरे दोस्त ये विचलित होकर निकल गई, फोकस से होकर जा रही है, जाती हुई प्रतीत होगी ना, जाती हुई प्रतीत होंगी ना फोकस से, तो यहां से जाती हुई प्रतीत हो रही है, उस तरह से समानांतर निकली, जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहां पर क्या बन गया, यहां पर आपका जो है ना इमेज बन गया। सेम उसी तरह से इसमें भी अगर देखो तो समानांतर किरणें निकली हैं मुख्य अक्ष के, तो ये कहां से, फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप प्रकाशिक केंद्र से भेज दे रहे हो तो ये ही अपवर्तन, अपवर्तित किरणें हैं, जो इसका आपतित किरणें है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, एक इमेज बन गया, बस क्लियर, इतनी सी बात है। तो ये दो इमेज जो है ना आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, आपके एग्जाम में बाबू मेरे पूछा जाएगा। एक बाबू मेरे आपका लेंस सूत्र आता है, मैंने आपको बताया था कुछ में, जो दर्पण सूत्र है पॉजिटिव में और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव में होता है। दर्पण सूत्र क्या कहता है कि भाई कि 1/v जो है ना वो +1/u बराबर 1/f होता है। ये आपका क्या हो गया, दर्पण सूत्र हो गया। जबकि ये क्या हो गया बाबू मेरा, ये आपका जो है ना ये लेंस सूत्र हो गया। कंडीशन सेम है, यहाँ पर भी जो है ना वो प्रतिबिंब की दूरी है, किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, की दूरी है, और यहां पर भी u क्या है बाबू मेरे, वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, और यहां पर f क्या है, फोकस दूरी है, क्या हो मेरे, ये फोकस दूरी है। तो बस ये सेम वही है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आता है। ये सिद्ध विद्ध करने की अभी परंपरा नहीं चल रही है ना, अभी नहीं आ रहा है एग्जाम में, हाँ, तो आवश्यकता पड़ेगा तो इसको भी सिद्ध करवा दिया जाएगा अगर ऐसा लगेगा तो। साथ ही साथ यहाँ पर आवर्धन बाबू, जो हमने आवर्धन वहां पढ़ा था वो आवर्धन आपको यहाँ पर भी देखने आ जाएंगी। यानी यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी करेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या होता है, आवर्धन होता है। चाहे वो दर्पण में हो तो, चाहे यहाँ पर हो तो, दोनों जगह आवर्धन बाबू मेरे सेम होगा। बस फर्क यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर क्या होगा ना बाबू मेरे, यहाँ पर जो वहां पर -v/u था, तो यहाँ पर वो माइनस नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, लेंस में जब कभी भी आवर्धन बाबू मेरे होता है तो आपको यहाँ पर माइनस देखने को नहीं मिलेगा, -v/u यहाँ पर नहीं दिखेगा, वहां पर बाबू मेरे -v/u था, किसमें, दर्पण में। तो याद रखिएगा, लेंस का आवर्धन जब कभी भी पूछा जाएगा तो आप कहोगे v/u होता है, और जब दर्पण का पूछा जाएगा तो -v/u होता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका आवर्धन हो जाता है। आवर्धन क्या होता है, मैंने वहां पर बताया था, आवर्धन वही होता है कि कोई
प्रतिबिंब जो है अपने वस्तु के वास्तविक आकार से कितना गुना बड़ा बना है या फिर कितना गुना छोटा बना है, ये क्या होता है, आवर्धन होता है। ठीक, आवर्धन का भी किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता है। तो जो आवर्धन हमने वहां पर दर्पण में पढ़ा था वही आवर्धन यहाँ है। फर्क बस यहाँ पर ये है बाबू मेरे कि इसमें माइनस वाला मामला नहीं है, वहां पर माइनस वाला मामला है। तो दर्पण में माइनस और इसमें माइनस नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो उसके साथ साथ एक आता है बाबू मेरे आपका लेंस की क्षमता। अब क्या आता है, एक लेंस की क्षमता आता है। अब ये देखना जरूरी है कि लेंस की क्षमता क्या है। अलग अलग प्रकार की लेंस की क्षमता होती है। जैसे आप लोग देखे होइएगा, किसी का आंख अगर खराब होता है तो किसी के आंख में कुछ अलग क्षमता के लेंस लगते हैं, किसी के आंख में कुछ अलग क्षमता के लेंस लगते हैं। तो सबके आंखों की क्षमता जो है ना वो अलग अलग होती है। तो सबके आंखों में अलग अलग जो है चश्मा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो भी लेंस लगे होते हैं उसका पावर जो है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो लेंस की क्षमता को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसमें कुल मिलाकर बात यही होता है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसकी क्षमता के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। यानी वो कितने प्रकाश को अभिसरित कर रहा है, यानी प्रकाश को मोड़ रहा है, और कितने प्रकाश को फैला रहा है, उसकी मात्रा ही क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है। अब मान लो कि हमारे आंख खराब है। अब हमारे आंख को जो है ना प्रकाश की किरणें थोड़ा सा जल्दी मोड़ना है, क्योंकि प्रतिबिंब आंखों के रेटिना के बहुत पीछे बन रहा है। तो उसको हम पहले मोड़ेंगे तब ना पहले जाके रेटिना पर बनेगा तो हमको दिखेगा। तो वहां पर ये अभिसारित लेंस इस्तेमाल करेंगे, अभिसारी लेंस। तो उत्तल का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। सेम वैसे ही अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारा आंख खराब है और रेटिना के पहले ही जो है ना प्रतिबिंब बन जा रहा है, रेटिना पे नहीं बन रहा है, तो वहां पे हम प्रकाश को अपसरित करने वाला लेंस इस्तेमाल करेंगे। तो वहां पे हम लोग अवतल इस्तेमाल कर लेंगे। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। फिलहाल हम यहाँ पे पावर की बात कर रहे हैं। तो पावर बाबू मेरे क्या होता है, ये जो होता है, ये लेंस की क्षमता जो है ना उसकी फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे आप देख सकते हो लेंस की क्षमता जो है, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, 1/f होता है। यानी फोकस दूरी की क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। और यहाँ पर f जो है बाबू मेरे ये मीटर में होता है, याद रखिएगा। फोकस दूरी यहाँ पर हमेशा मीटर में लेंगे, न्यूमेरिकल्स में इसका इस्तेमाल होगा, गड़बड़ मत कर देना। फोकस दूरी हमेशा किसमें होगा, मीटर में होगा। और इसका ऐसा ही मात्रक ये बहुत पूछा जाता है ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है मेरे, डायोप्टर होता है। तो याद रखिएगा, एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, तो 1 मीटर क्षमता वाले लेंस की जो है ना, 1 मीटर क्षमता वाले फोकस लेंस के बराबर होता है बाबू मेरे क्या अपना उसकी हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं कहने में। हालांकि एक डायोप्टर अगर किसी लेंस की क्षमता है, यहाँ पर लिखा गया है कि अगर एक डायोप्टर किसी लेंस की क्षमता है मेरे दोस्त, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। हम यही कहना चाह रहे थे कि अगर एक डायोप्टर किसी लेंस की क्षमता है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। कितनी होगी, 1 मीटर होगी। अब कहोगे गुरुजी माइनस के साथ क्यों है, क्योंकि पावर कितना है, अगर मान लो यहाँ पर 1 मीटर हम लिख रहे हैं, इसको ऊपर भेजोगे तो क्या होगा बताओ, 1 मीटर इनवर्स नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया है ना, तो 1 मीटर इनवर्स नहीं हो जाएगा, ये ऊपर गया है। इसलिए तो इसको याद रखिएगा, ये लाइन भी आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है, तो आप सबको पता है कि फोकस दूरी जो होती है उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें जो चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करना है वो किसका इस्तेमाल करना है, दर्पण वाला ही करना है। क्योंकि दर्पण की अगर हम लोग बात करें बाबू मेरे, दर्पण की बात करें तो दर्पण में उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब फोकस दूरी पॉजिटिव हो गया तो पावर पॉजिटिव नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब चूंकि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये यहाँ पर हम उत्तल बना रहे हैं ना, ये आपका उत्तल दर्पण है, इसका फोकस किधर होता है, इधर होता है। तो इधर वाली सभी दूरियां कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इधर वाली दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो फोकस दूरी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया ना। तो जब फोकस पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर देखा जाए, यहाँ पर अवतल की बात करें बाबू मेरे, तो अवतल का फोकस देख लो आप, इधर है। यानी यहाँ पर अगर हम अवतल बना दें तो इसका फोकस दूरी किधर है, यहाँ है। यानी दर्पण के सामने इधर है। इधर की सारी दूरियां कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो फोकस दूरी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जब फोकस दूरी बाबू मेरे नेगेटिव हो जाएगा तो पावर कैसा होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये नेगेटिव होता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। बात क्लियर ना। तो इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। फिर एक आखिरी बाबू मेरे बात आता है,
कि अगर पावर को हम लोग संयोजित करते हैं, लेंस अगर एक से ज्यादा लेंस को हमको जोड़ना होता है तो क्या होता है, सबके पावर को जोड़ लो। जैसे मान लो कि कोई लेंस है P1 है ना, P2 है, P3 है, P4 है, इस तरह से बहुत सारे लेंस है। अगर कुल पावर निकालना होगा तो क्या करोगे, सभी के पावर को जोड़ दो, बस बात खत्म, है ना। P4 इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो भी है P का पावर है, यानी जितना भी लेंस होगा अगर उसका कुल पावर निकालना, सबके पावर को जोड़ दो, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, कुल पावर यहां से निकल जाएगा। तो ये संयोजन हो गया, लेंस की संयोजन हो गया, क्लियर। तो इतनी सी बात है। अब इसके बाद जो चैप्टर आपका आने वाला है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, हाँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा सब लोग, ये बाकी था टॉपिक, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। और उम्मीद हम यही करेंगे कि यहाँ तक आप अगर आप पहुँच गए हो तो फिर हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सबको अच्छा लगा होगा क्लास। तब तक के लिए लेते हैं विदा, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।